थोड़ी देर में मोहन कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो रहा है। रामनिवास रावत जो है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आज पहुंच चुके हैं राजभवन। राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रियों के राजभवन पहुंचने का सिलसिला इन सबके बीच जारी है। दोनों डिप्टी सीएम राजभवन पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा पहुंच चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल शपथ दिलाएंगे। ये मोहन कैबिनेट का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। सबसे पहले जब 3 दिसंबर को नतीजे आए थे, उसके बाद 8 दिसंबर को शपथ ग्रहण ली थी। मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। इन तीनों ने शपथ ली थी। उसके बाद 12 दिसंबर को 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। वो पहला मंत्रिमंडल विस्तार था। और उसके बाद 4 पद चूंकि अभी भी कैबिनेट के खाली हैं। वर्तमान में कैबिनेट में 30 मंत्री हैं। 34 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में अब विधायक पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं रामनिवास रावत। ये महत्वपूर्ण अपडेट, चूंकि रामनिवास रावत आज एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि दल बदल नियम के तहत रावत को अब विधायक पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं रामनिवास रावत। जो इन सब के बीच कांग्रेस ने भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास रामनिवास रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए एक पिटीशन लगाई है, जिसके तहत भी ये कार्रवाई होगी। तो संवैधानिक नियमों के तहत आज मंत्री पद की शपथ रामनिवास रावत लेंगे, लेकिन इसके साथ ही विधायक पद से उन्हें इस्तीफा देना होगा। फिर उपचुनाव उन्हें विजयपुर सीट से लड़ना होगा, जीतना होगा, और तब वो आगे मंत्री बने रहेंगे। और इस वक्त विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे कि शपथ ग्रहण हो रहा है, दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें सिर्फ एक विधायक रामनिवास रावत को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बताइए जरा। देखिए, कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है राजभवन में, और रामनिवास रावत राजभवन पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो है उनके परिवार के सदस्य भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के से पहले वो मिलने गए, और उसके बाद मोहन यादव के साथ ही वो राजभवन पहुंचे। मुख्यमंत्री भी राजभवन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में शपथ समारोह शुरू होने वाला है। और आप देख सकते हैं राजभवन के ठीक बाहर का ये नज़ारा जो है, लोगों का आने का सिलसिला चल रहा है। लगातार जो है राजभवन पहुंचने का सिलसिला लोगों का जारी है। और सरकार के तमाम मंत्री और उसके अलावा संगठन के कई नेता जो है राजभवन पहुंच चुके हैं और शपथ समारोह शुरू होने वाला है। रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, और उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद मुरैना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को एक कह सकते हैं कि अप्रत्याशित जीत भी मिली थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि मुरैना में काफ़ी कमज़ोर है बीजेपी लोकसभा में। और जो रामनिवास रावत का जो विधानसभा क्षेत्र है विजयपुर, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मुरैना में करीब 35,000 वोटों की लीड मिली थी। और उनके जो रावत समाज के वोट भी जो है बीजेपी को, रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद मिले थे। और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत की भूमिका बीजेपी में बड़ी हो सकती है, और अब वो समय आ गया है। राजभवन में शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री बनने के ठीक बाद, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है कि कैबिनेट मंत्री पद की शपथ रामनिवास रावत लेंगे। और बड़ा मंत्रालय जो मुख्यमंत्री के पास इस समय 4-5 मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में से कोई मंत्रालय रामनिवास रावत को मिलेगा। और इसके बाद जो है वो इस्तीफा देंगे विधानसभा की सदस्यता से, और फिर उपचुनाव जो है वो श्योपुर की विजयपुर सीट पर, विधानसभा सीट पर आने वाले 6 महीने के अंदर होगा। तो कह सकते हैं कि रामनिवास रावत के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये संकेत लगातार मिल रहे थे कि उनको कभी भी जो है बड़ी भूमिका में लाया जा सकता है। और वो समय आ गया जब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राजभवन में अंदर मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी जो अभी बने हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो अंदर राजभवन में जा रहे हैं। और उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ खड़ी हुई है गेट पे, और वो अंदर गए। और मुख्यमंत्री भी जो संदीपनी हॉल है राजभवन का, उसमें पहुंच चुके हैं। और संदीपनी हॉल में ही ये जो शपथ समारोह होगा। और राजभवन में शपथ समारोह में चुनिंदा लोगों को ही जो है आमंत्रित किया गया है। मीडिया को भी जो है कवरेज के लिए अंदर अनुमति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रामनिवास रावत
बीजेपी के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि वो एक ओबीसी का बड़ा चेहरा जो है कांग्रेस में थे और लंबे समय से कांग्रेस में और ये असर है, जिसका आप उनको- बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे, विवेक, इसका जो नतीजा अभी लोकसभा चुनाव के दौरान खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर इसका असर देखने को मिला, क्योंकि यहां की कुछ करीब 2 से 3 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ी आश्वस्त थी कि मजबूती से चुनाव लड़ती नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तरफा मुकाबले में यहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। इसको रामनिवास फैक्टर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि रामनिवास का इस दबदबा इसी श्योपुर और उसके आसपास लगातार देखने को मिलता रहा है। इन सब के बीच ये हम अंदर से विवेक तस्वीरें बता रहे दर्शकों को। अब राज्यपाल मंगू भाई पटेल इस वक्त आ चुके हैं मंच पर कार्यक्रम के लिए, और शपथ ग्रहण के लिए जो मंच तैयार किया गया वहां पर, और अब राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। और सीधे शपथ की शुरुआत हो रही है। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूँगा। तो रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है, और अब ये 31वें मंत्री होंगे मोहन कैबिनेट के। रामनिवास रावत श्योपुर से आते हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 6 बार के विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद आज इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता के रूप में, ओबीसी चेहरे के रूप में रामनिवास रावत की पहचान होती रही है। न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग में रामनिवास रावत का बड़ा होल्ड है, बल्कि पूरे प्रदेश भर में ओबीसी वर्ग से आने के चलते इनका अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है। और जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब उस दिग्विजय सिंह की सरकार में ये मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं। 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा मुरैना से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 6 बार के विधायक, 1990 में पहली बार विजयपुर सीट से विधायक बने, लगातार उस सीट से अब ये चुनाव इसके बाद जीते हैं। 6 चुनाव लगातार जीत चुके हैं 6 बार के विधायक, और रामनिवास रावत ने अब शपथ ले ली है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब उन्हें उनका स्वागत करते हुए अपने मंत्रिमंडल में, अपने कुनबे में उनको शामिल कर लिया गया है। रामनिवास रावत एक मजबूत कड़ी मानी जाती है ग्वालियर चंबल संभाग में। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी कि बेहतर प्रदर्शन होगा, तो रामनिवास फैक्टर ने वहां पर अच्छा खासा डैमेज कांग्रेस पार्टी को किया। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला,
और यही वजह है कि इस दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ एक चेहरे आज की कार्रवाई रामनिवास रावत को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। और इसी के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह जो है आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इसी तरह से अब समाप्त की ऐलान किया गया है और जैसे कि परंपरा है समाप्ति के दौरान भी राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं, कृपया स्थिर। विधि द्वारा स्थापित भारत के तो विवेक पटैया हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनसे बात करते हैं। विवेक, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है और मंत्रिमंडल, जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि सिर्फ एक विधायक रामनिवास रावत ही आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो वो शपथ उन्होंने ले ली है। और इस बीच हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित ये हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा। एक बड़ा चेहरा है, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लिहाजा ओबीसी वर्ग को पूरे प्रदेश भर में साधने की कोशिश के तहत भी देख सकते हैं कि रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, इस बात से नाराज चल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी सबक है रामनिवास रावत, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक सम्मान दिया है उनके कद को देखते हुए। विवेक, निश्चित ही उनका जो कद है उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन उनका जो उपयोग, उनका जो महत्व था वो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में देखा। और जिस तरह से उन्होंने श्योपुर की विजयपुर सीट से और उसके अलावा मुरैना के आसपास के क्षेत्रों से जिस तरह से अपने समाज के वोटों को और अपने समर्थक, अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया, ये अपने आप में जो है कई बात बता रहा है कि रामनिवास रावत का कद जो है वो कितना बड़ा है। दूसरी तरफ रामनिवास रावत ने के बीजेपी में शामिल होने से ग्वालियर सीट पर भी प्रभाव पड़ा और मुरैना सीट पर, दतिया सीट, तीनों सीट पर प्रभाव पड़ा, भिंड दतिया सीट पर प्रभाव पड़ा। तो ये उनके आने से बीजेपी को जो है लोकसभा चुनाव में काफ़ी फायदा हुआ और उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में आप ग्वालियर के चंबल क्षेत्र के रिजल्ट यदि देखेंगे तो वहाँ जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की वो 1 लाख के अंदर में हुई है, जब पूरे प्रदेश में प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी लाखों वोटों से जीत रहे हैं। और ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में काफ़ी कम मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि रामनिवास रावत फैक्टर जो है उस जीत में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि हम यदि मुरैना सीट की भी बात करें तो वहाँ पर भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की जीत जो है वो 50-60 हज़ार के अंतर से हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि रामनिवास के बीच विवेक एक और संवैधानिक नियम के तहत चूंकि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पिटीशन लगाई गई है विधानसभा अध्यक्ष के पास में कि उनकी पार्टी के 2 विधायक, जिसमें एक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे, इन दोनों ने अब चूंकि बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो उनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो उस संवैधानिक नियम के तहत अब विधानसभा अध्यक्ष को भी 3 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। तो दूसरी तरफ ये कयास भी लग रहे हैं कि आज मंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अब दल बदल नियम के तहत इस्तीफा विधायक पद से उनको देना होगा। इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज ही रामनिवास रावत का इस्तीफा सामने आ जाएगा और उनका इस्तीफा, क्योंकि ये पहले से तय था कि जैसे ही वो मंत्री बनेंगे उनका इस्तीफा भी हो जाएगा। और कल ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो है कार्यकर्ताओं को ये कहा गया था कि वो 3 जो है जिलों में चुनाव के लिए तैयार रहें और खासकर जो है मुरैना, श्योपुर ज़िले में और सागर ज़िले में और सीहोर ज़िले में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें सागर ज़िले की बीना सीट है जहां पर निर्मला सप्रे, हालांकि अभी निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरी सीट है शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया, बुधनी सीट है और इसके बाद जो है श्योपुर विजयपुर सीट, इस पर उपचुनाव के लिए तैयार रहने के लिए दिए संकेत कल ही बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को दे दिए गए थे तीनों जिले के। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी भी जल्द से जल्द जो है चुनाव चाहती है और इसीलिए बुधनी के साथ ही अब संभवतः बुधनी और विजयपुर का चुनाव डिक्लेयर हो सकता है। निर्मला सप्रे को लेकर अभी सस्पेंस है, उनका इस्तीफा अभी तक नहीं आया है, लेकिन रामनिवास रावत का ये तय है कि आज इस्तीफा सामने आ जाएगा और जो है मंत्री पद की शपथ भी उनकी हो चुकी है और अब वो उपचुनाव में जाएंगे। यही प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी ने जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तब किया था, जब सिंधिया के जो साथ जो लोग आए थे उनको
इस्तीफा देने के बाद उन करीब 6 मंत्री बनाया था 6 लोगों को, और 6 विधायकों जो विधायक थे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे उनको मंत्री बनाया था, और मंत्री बनाकर जो है उनने उपचुनाव लड़ा था। तो कह सकते हैं कि ये एक प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का उस समय हुआ था। चूंकि संवैधानिक नियम भी विवेक यही कहता है कि मंत्री पद पर 6 महीने तक रह सकते हैं इस्तीफा देने के बाद में भी, लेकिन इस 6 महीने के दरमियान उपचुनाव लड़ना होगा, करवाना होगा, और उपचुनाव के बाद उस चुनाव को जीत कर आना होगा, और जीतने की स्थिति में मंत्री बने रहेंगे, और अगर हार मिलती है तो फिर मंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। ये नियम इसको लेकर है। लेकिन इन सबके बीच विवेक हम बात कर रहे थे लगातार रामनिवास रावत के कद को लेकर। ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, और न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और दिग्विजय सरकार जब थी तब उसमें मंत्री रहे, और इसके बाद प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उमंग सिंगार को जब नेता प्रतिपक्ष अब की बार बनाया गया तो ये नाराज चल रहे थे, चूंकि वरिष्ठता के आधार पर ये उम्मीद कर रहे थे कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था, नहीं हुआ। ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है पूरे आने वाले समय को लेकर, चूंकि कांग्रेस अब लगातार मंथन भी कर रही है कि किस तरह से हार मिली, कैसे वापस संगठन को मजबूत किया जाए। निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है अपने कद्दावर नेताओं को, क्योंकि ये वो नेता है जिनका अपने क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव रहता है, चाहे वो सिंधिया के साथ बड़ी संख्या में आए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की बात करें या फिर रामनिवास की बात करें, लगातार जो है कांग्रेस के वो नेता जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, अपनी समाज में प्रभाव रखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर प्रभाव रखते हैं, उन नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना निश्चित ही कांग्रेस को कमज़ोर करने वाली बात है। हम यदि बात करें, एक समय था जब राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और उसके बाद वो तीन बार सांसद बने भारतीय जनता पार्टी से, होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है महत्व दिया, और अब एक बड़े विभाग के वो मंत्री है बीजेपी की सरकार में, स्कूली शिक्षा परिवहन जैसा विभाग उनके पास है। तो ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि उस नेता का प्रभाव कितना है, और यही कारण है कि बीजेपी में जितने नेता कांग्रेस के प्रभावशाली नेता शामिल हुए उनको एक बड़ी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। आप उनके प्रभाव को देखें, उनके क्षेत्र के प्रभाव को देखें, उनका उपयोग भी भारतीय जनता पार्टी करती है, और उनके उपयोग आप देख सकते हैं कि अमरवाड़ा में जिस तरह से कमलेश शाह को इस्तीफा दिलाया गया और अब उपचुनाव वहां पर हो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा सीट से भारतीय जनता पार्टी को 27,000 वोटों की लीड मिली। यदि कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते तो लोकसभा चुनाव में इतनी लीड वहां से नहीं मिल सकती थी, हो सकता था कि वहां पर वोट कम मिलते, लेकिन कमलेश शाह के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अमरवाड़ा में 27,000 से अधिक वोटों की लीड मिली लोकसभा चुनाव में। तो वहाँ उन्होंने उनका उपयोग किया, और अब जो है मंत्री उनको जो है उपचुनाव में वो लड़ रहे हैं, और 10 तारीख को वोटिंग है। उसके बाद उनका जो चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद उनकी क्या भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उन नेताओं का जो है उपयोग चुनाव में और जहाँ उपयोग करना होता करती है जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, समाज में प्रभाव रखते हैं, और उनका अपना एक महत्व है। और कई बार होता है कि कांग्रेस के नेता जो है जब आते हैं तो उनके समर्थक भी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, और उसके कारण कांग्रेस जो है वो बूथ पर उस क्षेत्र में उस विधानसभा में कमज़ोर हो जाती है, और वहाँ संगठन को कांग्रेस को जीरो से खड़े करना है। यही कारण है कि पिछले दिनों जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उस बैठक में भी जो प्रत्याशी जो हार गए उन्होंने यही कहा था कि कई जगह पर तो हमारा संगठन नहीं है, कई जगह पर जो है बूथ पर हमारे कार्यकर्ता नहीं है, एजेंट नहीं मिले हमको। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब नेता बड़ी संख्या में शामिल होते हैं तो उनके साथ उनके समर्थक भी शामिल हो जाते हैं, और फिर नई पीढ़ी। बिल्कुल, और ये जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक चुनौती है कि अपने इन बड़े चेहरों को किस तरह से पार्टी के भीतर ही लगातार रोक के रखें, चूंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से लेकर और लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा दल बदल हुआ है और कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर अगर दूसरी पार्टियों में गए तो इसमें ये मध्य प्रदेश जरूर शामिल है। इन सब के बीच चूंकि हम लगातार बता रहे हैं कि रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार मोहन कैबिनेट का हो गया है। पहला विस्तार जो है वो 12 दिसंबर को हुआ था, जब 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 8 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद 5 दिसंबर को माफ कीजिए शपथ ग्रहण हुई थी मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम की। उसके बाद पहली जो शपथ हुई, विस्तार हुआ, वो 28 दिसंबर को हुआ, और उसके बाद फिर आज एक और मंत्रिमंडल विस्तार जिसमें रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली।
और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी का कद्दावर चेहरा रहे हैं, 6 बार के विधायक, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया है। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र जो है भारत का वो विपक्ष मुक्त रहे। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को लाया जाए। उनके पास तो 163 का बहुमत है, 3/4 का लगभग बहुमत है। दूसरी पार्टी के किसी नेता को लाया जाए और लोकतंत्र का मजाक देखिए कि रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो है वोट मांगा उन्होंने 2023 के चुनाव में, और उसी कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर वो जीते और जीतने के बाद अभी भी उसी की हैसियत से विधायक रहते हुए वो कैबिनेट में मंत्री बन गए। तो इसको क्या बोला जाए कि ये जनता का जो जनादेश है, जो लोकतंत्र है, उसका किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं ये भी सवाल करना चाहता हूँ सिद्दीकी साहब, ठीक है, ये आप बता रहे हैं कि जनता के मैंडेट का ये मजाक बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ लगातार रामनिवास रावत जो है वो पार्टी के फैसले, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार फैसले हो रहे थे उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। खासतौर पर जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बनाया गया तो उसके बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा नहीं दिया अभी तक, हालांकि इस्तीफा का इंतजार किया जा रहा है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या ऐसे नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी में या संगठन में जो पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अनदेखी हो रही है? देखिए, अनदेखी का सवाल नहीं, क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने रामनिवास रावत जी को। 6 बार तो वो विधायक रहे, 2 बार वो हारे, 8 बार उनको टिकट मिला है, 2 बार उनको लोकसभा का टिकट मिला है, वो भी मध्य प्रदेश शासन में कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कैबिनेट मंत्री रहे। तो क्या नहीं पार्टी ने उनको दिया? क्या युवा लोगों को, नए लोगों को सामने नहीं लाया जाए? क्या नए उमंग सिंघार जी जो है वो युवा हैं, तो युवा लोगों को आज की तारीख में सामने नहीं लाया जाए? चलिए फिरोज जी, लेकिन अब तो ये तय हो गया है कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली और यह भी तय है कि उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देंगे तो तय है कि विजयपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी? भाई, मजबूती से तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इससे पहले भी सीताराम आदिवासी ने उनको चुनाव हराया था 2018 में, वो भी कांग्रेस से ही थे और वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि रामनिवास रावत जी जैसे सीनियर व्यक्ति को जो लोकतंत्र के कस्टोडियन होना चाहिए, चलिए, तो कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देके चुनाव लड़ना चाहिए और फिर मंत्री बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस के टिकट पे वो विधायक है, बीजेपी के धुर विरोधी होके। चलिए, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर यह कह रही है कि अब उपचुनाव होगा, दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और रामनिवास रावत को चुनाव में हराएंगे। ये फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब ये खबर इस वक्त की यही कि दूसरा कैबिनेट विस्तार मोहन कैबिनेट का हो गया है। रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, अगर आप इस समय स्थिति देखें, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। खबर यही है कि आज शाम तक अपने विधायक पद से वो इस्तीफा दे देंगे। उपचुनाव होगा, जीत के आते हैं या हारते हैं या आगे समय बताएगा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।